तो आज थोड़ी-सी होम स्कूलिंग पे बात करेंगे। 2 वीडियोज़ पहले भी इस पे मैंने बनाए थे, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें थोड़ी-सी और बातचीत करेंगे क्योंकि अ, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं अभी और वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की स्कूलिंग घर पर ही करें। तो वही पहली बात तो मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ कि मैंने तो किसी स्कूल से बल्कि किसी कॉलेज से भी कुछ नहीं सीखा। मैंने जितना सीखा वो अपने ही एफ़र्ट से सीखा और घर में पिताजी ने जो बुनियाद डाली शुरू में, तो वो मेरे काम आई और मैं गया स्कूल शायद जब 8 साल पूरे हो गए थे और तब भी बहुत अनविलिंगली पिताजी नहीं भेजना चाह रहे थे। पिताजी को पता नहीं कैसे पता था क्योंकि वो भी किसी स्कूल नहीं गए थे। लेकिन उनको बहुत अच्छी संस्कृत आती थी, हिंदी तो आती ही थी और उन्होंने कहा कि यार ये जो स्कूल हैं, ये विद्या की जगहें तो हैं नहीं। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई अ, विद्या सीखता है और जो बेसिक चीज़ें भी हैं आ, ई 1, 2, 3, 4 ये सब अपने आप सीख सकता है बच्चा। इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि स्कूल जाओ, इतने-इतने घंटे वहाँ बैठे रहो और दूसरी बात ये कि पिताजी गर्मियों की छुट्टी जैसे ही होती थी, मुझे बोलते थे अगली क्लास की किताबें ले आ और मैं किताबें ले आता था बाज़ार से और वो बोलते थे इनको देख ले छुट्टियों में, बस इतना ही है सिलेबस। सरकारी स्कूल था, तो 4 या 5 किताबें होती थी, वो सब मैं पढ़ जाता था छुट्टियों में और शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप स्कूल भेजते हैं बच्चों को, एक तो आप भूल जाते हैं अपना बचपन। आपने स्कूल में एक्चुअली क्या सीखा? अगर घर पर थोड़ा बहुत भी कोई सिखाने वाला हो, तो ग स्कूल जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं। तो पेरेंट्स किस-किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, वो चाहे बड़े से बड़े स्कूल हों, आप इम्प्रेस जिन-जिन चीज़ों से होते हो, उनका विद्या से कुछ लेना-देना नहीं है। आप इम्प्रेस होते हो बिल्डिंग से, जी बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। अनुशासन से, कि वहाँ बच्चे अनुशासित हैं। अनुशासित का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से खड़े हैं, लाइनों में हैं, डरे-डरे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान के इवोल्यूशन के लिए किसी लाइन की ज़रूरत नहीं है, किसी थोपे हुए डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। आप इम्प्रेस हो जाते हो कपड़ों से, ड्रेस देखो जी बच्चों की। कितने अच्छे लगते हैं बच्चे स्कूल जाते हुए। अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है? कपड़े। अच्छा, अब स्कूलों में नाख़ून दिखाओ भई अपने, दाँत साफ़ किए कि नहीं? इन सब चीज़ों का विद्या से क्या संबंध है? ये तो आप घर पे कर सकते हो ना, जो भी सफाई है इत्यादि। नहाए कि नहीं नहाए, ये नहीं पूछते टीचर, ना प्रूव कर सकते। वह नाख़ून कटे हुए होने चाहिए। अच्छा जी, अब क्लास में क्या हो रहा है, तो कॉपियाँ अच्छी-अच्छी हैं, कॉपी की जिल्द बहुत बढ़िया है और होमवर्क दिया हुआ है, पेरेंट्स क्या चेक करते हैं? एक दिल्ली के पेरेंट कह रहे थे कि मैं थोड़ा-थोड़ा घर पे भी देखता हूँ, तो मेरी बच्ची पढ़ती है कि 3rd में शायद कोई सवाल था, तो उसका उत्तर की मैंने उसको कुछ और बातें बताई और उसके आधार पे उसने उत्तर लिखा, टीचर ने वो गलत कर दिया। टीचर ने कहा तेरा उत्तर वैसा ही होना चाहिए जैसा कि और बच्चों का है, क्योंकि ऐसे लोग लिखते रहेंगे कुछ और तो मुझे तो फिर सबका पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह बारीकी से। यहाँ 40-40 बच्चे हैं, मैं किस-किस का पढ़ूँगी? ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, जहाँ की अ, ओरिजिनैलिटी नहीं होनी चाहिए।
क्रिएटिविटी नहीं होना चाहिए, बच्चा अपने दिमाग का उपयोग ना कर सके। उत्तर जो किताबी उत्तर है, वही लिखे। तो धीरे-धीरे बच्चा रट्टू बन जाता है और ऐसा बच्चा जब निकलता है कॉलेज से, तो रट्टू बन चुका होता है, वो रट लेता है सिस्टम्स को। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल जो हमारे ढर्रे चल रहे हैं समाज के, जो विकृतियाँ हैं, उनको रट लेता है क्योंकि उसमें फिट होना है। स्कूल में ये तो सिखाया जाता है। आपको इस माहौल में फिट होना है। अगर आप अलग दिखे, कुछ अलग किया, कुछ अलग लिख दिया, तो तब आप प्रॉब्लम में। अच्छा, ब्रेन के इवोल्यूशन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पिछले 30 साल में विज्ञान ने जो ढूँढा है और जो अप्लाई हो रहा है बहुत-बहुत जगह, मेडिटेशन वो नहीं है। थोपा हुआ मेडिटेशन कहीं-कहीं है। एक दिल्ली का स्कूल है, मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो वहाँ के टीचर्स कहने लगे कि जी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में 1000 से भी ज़्यादा, तो बैठने की तो कोई जगह है नहीं जहाँ इकट्ठे सब बैठ सकें। तो हम क्या करते हैं 10 मिनट का टेप बजाते हैं जिसमें ध्यान की इंस्ट्रक्शन है और बच्चे अ, ये खड़े-खड़े ध्यान करते हैं। खड़े हो जाते हैं वो ये कॉरिडोर में, अपने क्लासरूम में वगैरह और खड़े-खड़े ध्यान करते हैं या बैठ के भी करेंगे तो फिर अपने-अपने कमरे में। अच्छा, मैंने कहा आप लोग ध्यान करते हो टीचर्स को? उन्होंने कहा हम तो नहीं करते। इस तरीके का ध्यान कभी सफल नहीं होता क्योंकि ये थोपा हुआ है और बच्चे समझ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में, टीचर की ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं है, उसको बच्चे नहीं अपनाना चाहते। वो एक्टिंग कर सकते हैं अपनाने की अ, पनिशमेंट से बचने के लिए। एक चीज़ और रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कॉम्पिटिशन, कंपैरिज़न जिस समाज में होगा, वो गड़बड़ की तरफ ले जाएगा। अच्छी दुनिया नहीं बनेगी उससे और स्कूलों में ये सारी बीमारियाँ हैं और ये सारी बीमारियाँ हमारे समाज में भी हैं, हमारे सिस्टम्स में भी हैं और इसीलिए हमारे सिस्टम चल रहे हैं। हमारे सिस्टम्स को चलाने के लिए जैसे इंसान चाहिए या थोड़ा-सा सब ह्यूमन चाहिए, वो स्कूल तैयार करते हैं। इसके लिए कौन दोषी है? टीचर्स दोषी नहीं हैं, स्कूल दोषी नहीं है केवल, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकते। कोई नए प्रकार का स्कूल होगा सचमुच वहाँ पेरेंट्स कोई बिरले ही पेरेंट्स होंगे जो भेजना चाहेंगे, क्योंकि वो स्कूल जैसा दिखेगा नहीं, वो तो गाँव जैसा, घर जैसा दिखेगा कि जैसे गाँव में कुछ शादी हो रही है, उत्सव का माहौल है, ऐसा-सा दिखेगा, पेरेंट्स घबरा जाएँगे। तो भई आपको अपनी दृष्टि पहले ठीक करनी पड़ेगी पेरेंट्स को। शिक्षा क्या है? कहाँ ले जाना चाहते हो बच्चे को? आप किधर जा रहे हो? ये गहरे-गहरे सवाल आपको पहले पूछने पड़ेंगे, तब आप कन्विंस्ड होंगे कि भई होम स्कूलिंग ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लेकिन अभी मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहले से तैयार हैं तो आप क्या करें? तो भई अपने से शुरू करना है। हमारे स्कूल में जो थोड़ी बहुत हमें सफलता मिली उसका कारण ये था कि वो चीज़ें ही ज़्यादा सफल हुई, जो हमारी अपनी ज़िंदगी में था। मेडिटेशन हम पहले से ध्यान करते थे। अब सारे टीचर्स जब इकट्ठे हुए तो 6 महीना स्कूल में ज़्यादा कुछ करने से पहले 6 महीने तक नए-नए जितने टीचर्स आए, हमने ध्यान का ही अभ्यास किया। हमने कहा भई ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अपनाइए। तो ध्यान टीचर्स के जीवन का हिस्सा बन गया और संगीत। तो हमने कहा संगीत ऐसी चीज़ है कि ध्यान पता नहीं सभी बच्चे ठीक से कर पाएँगे कि नहीं, ख़ासकर बहुत छोटे बच्चे। तो ये एक्टिव मेडिटेशन एक प्रकार का है ये म्यूज़िक। म्यूज़िक में सब झूमने लगते हैं, सारे बच्चे 3 साल का भी बच्चा कोई होगा हालाँकि हम बोलते हैं भाई 4 साल से कम का तो मत ही भेजो, फिर भी पेरेंट्स ले आते हैं। तो म्यूज़िक आपके जीवन में है,
मेडिटेशन आपके जीवन में है, नहीं है तो शुरुआत कीजिए। किससे सीखें? टीचर्स मत रखिए, वहीं से तो फिर गड़बड़ होती है। किसी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी गाइडेंस ले लीजिए। ध्यान है जैसे तो जो भी आपको पसंद हो और मेरी सलाह लें तो विपस्सना मेडिटेशन, उसके बहुत सारे लाइव कुछ दिन मैंने लाइव मेडिटेशन किया था, सुबह और शाम। उसके वीडियोज़ पड़े हुए हैं, लाइव वाले में देखना 10 से भी ज़्यादा हैं। 10 मिनट से लेके और ती 40 मिनट तक के शायद। तो आप कोई भी ट्राई कर लो, सब में इंस्ट्रक्शंस एक ही जैसी हैं, किसी की लंबाई ज़्यादा है। अ, ये आप ट्राई कीजिए और इससे आप सीख सकते हो। कई लोग सीख चुके हैं पिछले 5-6 महीनों में और मुझे बताते हैं कि पहले ठीक से नींद नहीं आती थी, पहले ये प्रॉब्लम थी, ध्यान से वो ठीक हो गया। तो ध्यान अपने लिए तभी तो आप कन्विंस्ड होंगे ना कि ये अच्छी चीज़ है, बच्चे को वो सिखानी चाहिए। अच्छा, आप बच्चे को ध्यान कैसे सिखाओगे? छोटा बच्चा है 4-5 साल का, वो ज़बरदस्ती नहीं, आप ध्यान में बैठ जाओ। आप ध्यान में बच्चे को बोलो कि बेटा कुछ सीखोगे, कुछ आपने माहौल ऐसा बना दिया कि बच्चा सीखने के लिए तो तैयार हो गया, जो भी आप सिखाना चाहते हो। पर आपने बोला शुरुआत में भई थोड़ा-सा ध्यान करेंगे, मैं ध्यान करती हूँ, तेरा भी मन करे तो तेरी मर्ज़ी। शुरू में शायद बच्चा नहीं बैठना चाहेगा, वो देखेगा आपको, 2-4 दिन देखेगा आप सीरियसली कुछ कर रहे हो कि कोई ट्रिक है। तो जब उसको पता चल जाएगा कोई ट्रिक नहीं है, ये मम्मी तो सचमुच ही ध्यान कर रही है, मम्मी या चाची या कोई भी, होम स्कूलिंग है तो कोई घर का ही होगा। जब बच्चा ये समझ जाता है और वो पहली बार में भी समझ जाएगा कि ये जेन्युइन है कि ये मुझे फँसाने के लिए कोई ट्रिक खेली जा रही है, बच्चा समझ जाता है। तो बच्चे को जब पता चल जाता है कि ये ध्यान इनकी बड़ों की ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर अपनाना चाहेगा। आपने देखा होगा बच्चे को जो हम भोजन देते हैं, उसके बजाय वो खाना चाहता है जो हम खा रहे हैं। अच्छा, अब संगीत, संगीत आप कहाँ से शुरू करोगे? अगर आप कहते हो कि जी संगीत में मेरी रुचि नहीं है, भाई तब तो बहुत खतरनाक है। संगीत में जिसकी रुचि नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है दिमाग में। ऐसा इंसान तब तो बच्चों के साथ रहना ही नहीं चाहिए। तो संगीत में रुचि है आपकी, आपको पता हो या ना हो, तो आप शुरुआत कर सकते हो हारमोनियम से, बहुत सिंपल है। हारमोनियम इसलिए कि उसमें बने-बनाए सुर होते हैं। उसमें जो सुर हैं वो निश्चित होते हैं। आपने ये दबाया मान लीजिए कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तार वाद्य है उसको पहले आपको ट्यून करना पड़ेगा। सितार है, तानपुरा कुछ भी है। तानपुरे में तो 2 ही सुर होते हैं। बेस्ट है हारमोनियम, हारमोनियम में आप सरगम करो। सारेगामा पधा नि सा, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ यही करो कुछ दिन। सारेगामा पधा नि सा। आपकी बात कर रहे हैं, अभी स्कूल की बात नहीं कर रहे। आपको जब उसमें रस आने लगेगा, इस सरगम में और संगीत में, संगीत के साथ ध्यान कर सकते हो आप। पूरी शरीर से महसूस करो, ये ध्यान हो गया। यहाँ से शुरुआत करके फिर धीरे, धीरे, धीरे आप गाने सीख सकते हो छोटे-छोटे और उसमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो। स्कूल में मेरी तो आवाज़ गड़बड़ हो गई, पर और टीचर्स हैं जो गा के और हारमोनियम पे कैसे बजाना है, वो आपको बता सकते हैं। या कोई और है आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई सहेली है कुछ, टीचर नहीं चाहिए। टीचर मतलब जो पैसे दे के सिखाते हैं, उन पे मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो विद्या ज़रा सेकेंडरी हो जाती है और ये पैसा बीच में आ जाए तो गड़बड़ करता है। अब आप अपनी श्रद्धा से दे दो, किसी ने आपको सिखाया उसके लिए कुछ कर दो, वो अलग बात है। तो भई संगीत और ध्यान से शुरुआत कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में। अब आ गई भाषा। आपने पढ़ाई-लिखाई की, बीएमए किया, जितना भी पढ़े आजकल तो सब पढ़े-लिखे होते हैं। आप क्या उपयोग करते हो भाषा का? मान लीजिए आपने हिंदी सीखी, हिंदी तो आती है आपको अच्छी तरह, उपयोग करते हो? हिंदी में क्या लिखते हो आप? तो बोलते ही बोलते हैं केवल, लिखते नहीं है ना। अब बच्चे को लिखना कैसे सिखाओगे? क्योंकि आप बोलते हो हिंदी तो बोलना तो बच्चा अपने आप सीख जाता है।
अगर आप लिख भी रहे होते, बच्चा लिखना भी खुद सीख जाता। तो लिखिए, अपने विचार लिखिए या आजकल ये ब्लॉग बना दीजिए, उसमें आप अपने व्यूज़ लिखिए। आप होम स्कूलिंग शुरू कर रहे हो, इसी बारे में लिख दीजिए कि होम स्कूलिंग का आइडिया है और अभी मैं संगीत सीख रही हूँ। सारेगामापधनिसा ये सब लेख लिख रही हो आप कि फिर मैंने ये सीखा, फिर मैंने ये सीखा। फिर बच्चे आने लगे तो बच्चों के साथ क्या-क्या किया। ये सारा इतिहास एक तरीके से इसका ब्लॉग बना दो। इसमें आपका जो हिंदी लेखन है अ, वो समृद्ध होगा धीरे-धीरे। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को आपको समृद्ध बनाना होगा। एक स्टडी है जिससे पता चला कि 5 साल तक के बच्चे का दिमाग 98% क्रिएटिव होता है। 25 साल तक पहुँचते-पहुँचते 2 ही प्रतिशत रह जाता है, शिक्षित होने के बाद। स्कूल, कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई, मतलब क्रिएटिविटी खत्म हो गई। वही कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज। अनजाने में, अब ये गुरुजी लोग सुन रहे होंगे, टीचर्स लोग, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ भई, आप तो व्यवस्था में फँसे हुए हैं ना। आपके मन में भी ये सारे प्रश्न आते होंगे, पर आप क्या करें? पूरी व्यवस्था ऐसी है कि आप मैं भी टीचर रहा हूँ, तो विवश हो जाता है, टीचर क्या करे? कुछ नया करेगा तो उसको रहने नहीं देंगे मैनेजमेंट वाले। मैनेजमेंट वालों ने भी अब ये बिज़नेस बनाया हुआ है क्योंकि अब कुछ तो करना है तो स्कूल भी एक बिज़नेस क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं, ऐसा स्कूल हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो ये किस-किस का दोष है इसकी बात नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, कैसे थोड़ा-सा पॉज़िटिव कुछ कर सकते हैं, ख़ासकर अपने बच्चों के साथ और अपने साथ, हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा आप पेरेंट्स जो सिखाने वाले हैं, वो भई अपने ब्रेन को ज़िंदा करो। तो जो क्रिएटिविटी है, जो ख़त्म हो जाती है एडल्ट्स की, उसको दोबारा से ज़िंदा करना है, ये अच्छी बात है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारा ब्रेन दोबारा से जवान हो सकता है। दोबारा से हमारी क्रिएटिविटी बढ़कर बच्चे जैसी हो सकती है, 98%। अब इतना ज़्यादा चलो नहीं भी, लेकिन कम से कम ऐसा नहीं होगा कि 2 ही प्रतिशत रह गई। क्या करना पड़ेगा? राइट ब्रेन राइट ब्रेन के लिए संगीत, ध्यान और ये और आर्ट्स जितने भी हैं पेंटिंग, डांस, जितने भी आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स, ये सब कीजिए। ये हाथ के काम जितने होते हैं जिसमें थोड़ी कला होती है ये सब स्वेटर बुनना, ये टोकरियाँ बुनना, ये जितनी चीज़ें हैं नई-नई रेसिपीज़, कला जहाँ-जहाँ आती है, वो सब है राइट ब्रेन, कला पक्ष, वो माँ है। कला पक्ष ने मतलब राइट ब्रेन ने जन्म दिया लेफ्ट ब्रेन को। लेफ्ट ब्रेन बहुत बाद में आया। इंसान के 60,000 साल पहले भी कलाकार था। केव पेंटिंग्स मिली 60,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी। लेकिन ये जो भाषा है, लिखने की भाषा कहते हैं 6-7 हज़ार साल से पहले नहीं आता था इंसान को। बोलने की भाषा आ जाती थी वो 30,000 साल, 40,000 साल से पहले नहीं, बाद में सीखा बोलना और लिखना तो बहुत रिसेंटली सीखा। तो लेफ्ट ब्रेन को ज़िंदा करने के लिए वहाँ भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, तो लेखन की ज़रूरत है। जब हम लिखते हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है, क्योंकि उसमें एक तो सोचना, जो कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा काम है, लेकिन उसके साथ और चीज़ें हैं जो राइट ब्रेन से आती हैं। उसमें जो भाव पक्ष है, जो फीलिंग हम डालते हैं वो राइट ब्रेन से आता है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन इतने वैसे अलग-अलग नहीं हैं, जुड़े हुए हैं और दोनों एक-दूसरे की मदद करते हैं। तो कला पक्ष को बढ़ाइए अपने, संगीत उसमें सबसे पहले और धीरे-धीरे दूसरे आर्ट्स और ध्यान तो आप करते ही होंगे। ये चैनल ही पूरा आध्यात्मिक है, इसमें बार-बार ध्यान की बात होती है। उसके बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं, जब ध्यान ही ना हो तो। ध्यान तो बहुत ज़रूरी है और ये सब फिर बच्चे अपने आप सीखना शुरू कर देंगे, अगर आप सीख रहे हो। अब
लेफ्ट ब्रेन में एक तो मैंने यही बोला, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो और इसके अलावा ये जो मैथ है, ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब को ज़िंदगी से जोड़ो। जो भी चीज़ सिखाने लायक है, उसको पहले आप नई दृष्टि से देखो कि ये क्या चीज़ है और इसका ओरिजिन क्या है। कहने का मतलब भाषा जैसे लिखित भाषा मनुष्य ने क्यों बनाई होगी? ये तो बनाई ना, ये अपने आप थोड़ी आई होगी। भई कितनी लिपियाँ हैं, कितने स्क्रिप्ट्स हैं, मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में कुछ 100 साढ़े 300 शायद कोई कह रहा था से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट मतलब लिपि, जिसमें हम लिखते हैं, जैसे हिंदी हम लिखते हैं, जो अक्षर हैं हिंदी के अलग हैं, हम मलयालम लिखेंगे तो बिल्कुल अलग है, उसको हम पढ़ नहीं सकते अगर मलयालम नहीं आती, हर एक लिपि अलग है। तो ये 15-16 तो शायद जो भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज़ की हैं, तो नोटों में भी छपे रहते थे। आजकल के नोट मैंने देखे नहीं ध्यान से, पर पुराने नोटों में सारी भाषाएँ कि ₹1 और तो 1 रूपी, ₹1 कहानी वगैरह-वगैरह लिखा रहता था। लेकिन पूरी दुनिया में इतनी सारी लिपियाँ हैं, स्क्रिप्ट्स हैं। क्यों ढूँढी होगी इंसान ने? इसकी गहराई में जाइए। क्यों? तो फिर आपको लगेगा कि शायद कोई ऐसा ज्ञान जिसको हम आगे की पीढ़ियों के लिए बरकरार रखना चाहते हैं, ख़त्म ना हो जाए, लिख देते हैं, काम की बात है। तो क्या जब हम खुद सीखते हैं और सिखाते हैं लिखित भाषा, वो इस तरीके की चीज़ होती है कि भई काम की चीज़ है, बाद में भी कभी पढ़ेंगे इसको, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। किताबी ज्ञान है, किताबी सवाल हैं, किताबी उत्तर हैं, तो ज़िंदगी से तो जुड़ा ही नहीं, उसमें रस कहाँ से आएगा? क्यों सीखना चाहेंगे बच्चे? इसीलिए बच्चे ये लिखना, पढ़ना नहीं सीख पाते आसानी से। बोलना कैसे सीख जाते हैं अपने आप? इस पे थोड़ा मनन कीजिए आप। तो इसके तह में आप जाएँगे तो भाषा का एक रोल है भई ज्ञान का प्रिज़र्वेशन, ज्ञान का अच्छी चीज़ का संरक्षण। अच्छा दूसरा है कम्युनिकेशन, हम अपनी बात बोलना चाहते हैं, दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो क्या शेयर करने वाली कोई चीज़ है स्कूल में? जिसका एक उदाहरण हो सकता था चिट्ठी। बच्चे चिट्ठी लिखें, स्कूल से जुड़े हुए जो लोग हैं, विज़िटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको चिट्ठी लिखें, वो भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हम ढूँढें, अभी मैं केवल हिंट्स दे रहा हूँ, बाद में विस्तार से बात करेंगे, क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लेकिन आपको भई अपने लेफ्ट ब्रेन को, राइट ब्रेन को ज़िंदा करना पड़ेगा और जो बच्चे को आप सिखाना चाहते हो, उन चीज़ों को जो आप पहले से सीखे हुए हो, जैसे लिखना उसको नए एंगल से देखिए, लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी इंसान को? और जिस तरीके से तब भाषा इन्वेंट की होगी इंसान ने और उसका यूज़ शुरू किया होगा, उसी विधि से हम बच्चों के साथ भी करेंगे। जैसे कि हम लिखना अभी-अभी सीख रहे हैं कि भई इसको कैसे लिखें और क्यों लिखें? उसके पीछे ये कि कुछ ऐसा ज्ञान है जिसको हम अ प्रिज़र्व करना चाहते हैं ताकि बाद में भी देख सकें, किसी और को बता सकें, कम्युनिकेट कर सकें। अ, अंदर कुछ है, वो एक्सप्रेस होना चाहता है, अपनी डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स उसको हम एक नया रूप देना चाहते हैं लिखित भाषा का। और ऐसे ही जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, विज्ञान का क्या मतलब है? कहाँ से शुरू करें? किताबी न रहे कुछ भी। इस पे और विस्तार से बाद में बात करेंगे।